हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ लव इज जिंदगी। लव इज जिंदगी भाग 33। मिसेस शर्मा और मिसेस आहूजा आमने सामने थी और एक दूसरे को घूरे जा रही थी। मिस्टर अरोड़ा ने उन दोनों को देखा और कहा, हमारा वोट किसे जाएगा ये तो इस बात पर निर्भर करता है कि आप दोनों सोसाइटी के लोगों के भले के लिए क्या क्या करती हैं। मिसेस आहूजा ने सुना तो अपने शब्दों में चाशनी घोलकर कहा, भाई साहब, आप क्यों चिंता करते हैं? आप सबकी पार्टी का इंतजाम मैंने टेरेस पर कर दिया है। मिस्टर अरोड़ा ने सुना तो खुशी से उनकी आंखें चमक उठी। मिसेस अरोड़ा ने देखा तो अपने पति को पीछे किया और खुद आगे आकर बोली, और ये कौन सी पार्टी की बात कर रही हैं आप मिसेस आहूजा? मिसेस अरोड़ा को गुस्से में देखकर मिसेस आहूजा ने कहा, अरे पार्टी मिसेस अरोड़ा, भूल गई आप? आज मेरी बेटी कुकू का जन्मदिन है। मैं बस उसी की पार्टी की बात कर रही थी। आप भी ना खामखा कुछ भी सोचती रहती हैं। अच्छा ये बताइए, इस बार सोसाइटी इलेक्शन में आपका वोट मुझे ही जा रहा है ना? मैं जानती हूँ आप बहुत समझदार है, सोच समझ कर ही अपना वोट डालेंगी। मिसेस शर्मा अभी तक खामोशी से सब सुन रही थी। वे आगे आई और कहा, हाँ मिसेस अरोड़ा, आप बहुत समझदार हैं, इसलिए मैं भी चाहूंगी कि आप अपना वोट मुझे दें। मुझसे अच्छे सोसाइटी को भला कौन संभाल सकता है? सोसाइटी संभालने से पहले लोग पहले अपनी बहुओं को संभाल ले तो बेहतर है। मिसेस आहूजा ने जैसे ही कहा, उनके साथ आई महिलाएं हंसने लगी। मिसेस शर्मा ने सुना तो उन्होंने गुस्से से मिसेस आहूजा की तरफ देखा, लेकिन उन्हें बेशर्मों की तरह हंसते देखकर मिसेस शर्मा के सीने पर सांप लौट गए। मिसेस आहूजा ने मिसेस शर्मा को नजरअंदाज किया और कहा, मिसेस अरोड़ा, छोड़िए इन्हें, ये क्या सोसाइटी संभालेंगी? बहू के होते किचन संभाल रही है, ये क्या कम है? इस उम्र में भी इन्हें घर के काम करते देखकर मुझे तो इन पर दया आ रही है। एक बार फिर सब इस बात पर हंसी तो मिसेस शर्मा वहां से चली गई। मिसेस आहूजा ने मिसेस अरोड़ा को अपनी तरफ किया और वहां से चली गई। चंडीगढ़ अवि का घर। अवि सौंदर्या के साथ निबी को लेने घर से निकल गया। अवि खामोशी से बैठा गाड़ी चला रहा था और उसके जहन में कई सारे विचार एक साथ आ रहे थे, जिन्हें वह खुद भी मुश्किल से संभाल पा रहा था। एक के बाद एक परेशानी उसके सामने खड़ी थी। वह एक परेशानी दूर करता और दूसरी मुंह बाएं खड़ी नजर आती। सौंदर्या निबी को लेकर परेशान हो रही थी और उनकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। अवि ने देखा तो सौंदर्या के हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, रिलैक्स मॉम, हम दिल्ली जा रहे हैं, हो सकता है निबी हमें वहां मिल जाए। नम आंखों के साथ सौंदर्या ने हामी में सर हिला दिया। अवि ने गाड़ी वाले रास्ते जाने वाली तरफ बढ़ा दी। कुछ देर बाद गाड़ी हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकी। सौंदर्या ने अवि की तरफ देखा तो अवि ने कहा, जाने से पहले एक बार नैना से मिल लेता हूं। क्या तुम उसे निबी के बारे में बताने वाले हो? सौंदर्या ने पूछा। नहीं मॉम, मैं नैना को इस वक्त निबी के बारे में बताकर परेशान करना नहीं चाहता। वैसे भी उसे अनुराग की मौत के बारे में पता चल चुका है, लेकिन नैना के डेढ़ आने की वजह से वह इस बात को फिलहाल भूल चुकी है। उसका अनुराग को भूल जाना ही ठीक होगा मॉम। आप यहीं रुकिए, मैं नैना से मिलकर आता हूँ। अवि ने कहा और गाड़ी से उतरकर चला गया। निबी के बारे में सोचते हुए सौंदर्या ने अपना सर सीट से लगाया और आंखें मूंद ली। अवि विहान से मिला और नैना की तबीयत के बारे में पूछा तो विहान ने कहा, नैना ठीक है अवि, कल से उसकी कीमोथेरेपी शुरू कर सकते हैं। लेकिन विहान ने बात अधूरी छोड़ दी। ये देखकर अवि ने बेचैनी भरे स्वर में कहा, लेकिन क्या? विहान ने अवि की आंखों में देखा और कहा, नैना ने मुझसे कहा कि वह अपनी कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट के लिए तैयार है, लेकिन उसके पेरेंट्स को उसकी बीमारी के बारे में नहीं पता, इसलिए वह आज शाम घर जाना चाहती है और उनके साथ कुछ वक्त बिताना चाहती है। उसने कहा है कि उनके पेरेंट्स जाने के बाद वह खुद अपनी ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल आएगी। आई एम सॉरी, पर मैं नैना को मना नहीं कर पाया। अवि ने सुना तो हताश होकर विहान को देखा और कहा, विहान, तुम्हें नैना को ऐसी कोई भी बात के लिए हाँ नहीं कहना चाहिए। मैं किसी भी कीमत पर उसकी जान को खतरे में नहीं डाल सकता। डोंट वरी अवि, नैना अब खतरे से बिल्कुल बाहर है और अगर वो कल नहीं आई तो पूरी टीम के साथ मैं घर पहुंच जाऊंगा।
उसने इतने प्यार से कहा कि मैं मना नहीं कर पाया यार। विहान ने कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। अवी ने कहा, हाँ कहो। विहान ने कहा, मुझे अभी किसी बहुत जरूरी काम से दिल्ली जाना है। आने में शायद देर हो जाए, या हो सकता है कल सुबह ही आना हो। जब तक मैं वापस नहीं लौटता, नैना की जिम्मेदारी तुम पर है। अवी ने विहान के कंधों को थामकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ये अचानक से दिल्ली क्यों? सब ठीक है ना अवी? विहान ने शक भरे स्वर में पूछा। वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। मैं नैना से मिल लेता हूं, और अगर नैना तुमसे मेरे बारे में कुछ पूछे। ये अचानक दिल्ली क्यों? सब ठीक है ना अभी? विहान ने शक भरे स्वर में पूछा। वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। मैं नैना से मिल लेता हूं, और अगर नैना तुमसे मेरे बारे में कुछ पूछे तो उसे मत बताना प्लीज। अवीन ने विहान की बाह को थपथपाते हुए कहा और नैना के कमरे की तरफ बढ़ गया। विहान जाते हुए अवी को देखता रहा और फिर वहां से चला गया। अवी कमरे में आया और देखा विपिन जी कुर्सी पर एक तरफ बैठी है और आराधना नैना को नाश्ता करवा रही है। अवी को वहां देखते ही नैना मुस्कुरा उठी। नैना के दिल को सुकून मिला। वह बिस्तर की तरफ आया तो अवी ने कहा, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है नैना? पड़ोसी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुमने और तुम्हारे उस पागल दोस्त ने मुझे खामखा यहाँ पैक करके रखा है। मुझे खुली हवा की जरूरत है। कहते हुए नैना ने जैसे ही आराधना की तरफ देखा, उसने पाया आराधना उसे ही घूर रही है। तो नैना ने तुरंत अपनी जबान संभाली और कहा, मेरा मतलब आपने और आपके उस पागल दोस्त ने। अब ठीक है ना मॉम? पता नहीं तुम्हें कब अक्ल आएगी। आराधना ने धीरे से नैना को चपत मारकर कहा और नैना अवी को देखकर झेंपते हुए मुस्कुरा दी। विपिन जी ने अवी को खड़े देखा तो अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा, अरे बेटा जी, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। अवी ने उन्हें वापस बिठाया और कहा, आप बैठिए पापा, मैं बस नैना को देखने आया था। एक्चुअली मुझे एक जरूरी काम से शहर से बाहर जाना पड़ेगा। आने में थोड़ी देर हो जाएगी। तब तक आप लोग नैना के साथ। बेटा जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? नैना हमारी बेटी है, आप बेफिक्र होकर जाइए, हम लोग हैं यहाँ। विपिन जी ने कहा तो अवी को राहत मिली और उसने कहा, मैं बीच बीच में आपको फोन करता रहूंगा। कहते हुए वह नैना की तरफ पलटा और कहा, तो मैं जाऊं? नैना ने हैरानी से आंखें फाड़कर अवी को देखा। अवी उसके मॉम डैड के सामने उससे जाने की परमिशन जो मांग रहा था। अवी ने फिर से कहा तो नैना ने अपनी गर्दन हिला दी। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। अवी ने नैना की आंखों में देखते हुए कहा तो नैना ने पलकें झपका दी। अवी वहां से चला गया। नैना को याद आया कि उसकी एग्जीबिशन के लिए अवी को ऑफिस में बहुत सारी मीटिंग करनी थी। अवी उसी मीटिंग के लिए गया होगा सोचकर नैना मन ही मन उसके लिए प्रार्थना करने लगी। तभी आराधना के शब्द उसके कानों में पड़े। दामाद जी की ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। नैना इस हाल में है और उन्हें अपने काम की फिक्र है। क्या उन्हें ऐसे वक्त में नैना के साथ नहीं होना चाहिए था? विपिन जी ने सुना तो उठकर आराधना के पास आए और कहा, आराधना, हो सकता है उन्हें कुछ जरूरी काम हो। और फिर नैना अब ठीक है, और सबसे अच्छी बात कि हम सब उसके साथ हैं। और खबरदार जो तुमने मेरे इतने अच्छे और होनहार दामाद के लिए गलत सोचा। मैं तो बस, आराधना ने कहा, लेकिन वह अपनी बात पूरी कर पाती इससे पहले नैना ने कहा, मॉम, आप ज्यादा सोच रही हैं। मैं अवी को बहुत अच्छे से जानती हूँ। बहुत कुछ इम्पोर्टेंट होगा इसलिए वो गया है, वरना वो नहीं जाता। एंड आपने उसको जाना देखा, ये नहीं देखा कि वो जाने से पहले भी मुझसे मिलने आया था, मुझसे परमिशन मांग रहा था। हाउ स्वीट ना मॉम। कहते हुए नैना के गाल गुलाबी हो उठे। आराधना ने देखा तो कहा, लगता है तुम अवी के प्यार में पागल हो गई हो। कहकर आराधना जाने के लिए पलटी तो विपिन जी से जा टकराई, जो नैना को खुश देखकर मुस्कुरा रहे थे। आराधना ने उन्हें देखा और कहा, और आप भी। आराधना की बात से नैना और विपिन जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टा दोनों मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देख रहे थे, क्योंकि दोनों जानते थे
अभी उन दोनों के लिए कितना मायने रखता है। WTP मॉल, जयपुर। रुचिका, मोंटी और कुकू मॉल में घूम रही थी। रुचिका आज बहुत खुश थी। उसने मोंटी की बाह को थाम रखा था और हंसते मुस्कुराते बातें करते मोंटी के साथ साथ चल रही थी। कुकू उन दोनों से कुछ आगे चल रही थी। चलते चलते कुकू पलटकर मोंटी के पास आई और उसकी बाह पकड़कर कहा, जीजू चलो ना आइसक्रीम खाते हैं प्लीज। हाँ हाँ कुकू, लेकर जाओ अपने जीजू को। रुचिका ने मोंटी की बाह छोड़ते हुए कहा। दी आपको कौन सी चाहिए? कुकू ने मोंटी के साथ जाते हुए रुचिका की तरफ पलटकर कहा। रुचिका ने मोंटी की तरफ देखा और कहा, इन्हें मेरा टेस्ट पता है। मोंटी ने सुना तो अदा के साथ रुचिका की तरफ इशारा करके कहा, बटर स्कॉच राइट? रुचिका ने मुस्कुराते हुए हामी में सर हिला दिया। मोंटी और कुकू दोनों वहां से चले गए। रुचिका वहीं चौथे फ्लोर की रेलिंग के पास खड़ी नीचे घूमते लोगों और मॉल की चमक धमक को देख रही थी कि तभी उसका फोन बजा। रुचिका ने स्क्रीन पर शीतल का नंबर देखा तो खुश होकर फोन उठाया और कान से लगाते हुए कहा, हे शीतल कैसी हो? मैं अभी अभी तुम्हें और नैना को याद कर रही थी। मैं इस वक्त मॉल में हूँ। याद है जब हम तीनों दिल्ली में थे तब सैलरी मिलने पर कैसे शॉपिंग गए थे और कितनी मस्ती की थी। आई मिस यू बहुत यार। रुचिका एक सांस में सब कह गई। शीतल ने सुना तो मायूस हो गई और कहा, रुचि क्या तुम्हें पता है नैना? शीतल अपनी बात पूरी करती इससे पहले रुचिका बोल पड़ी, हाँ बाबा मैं जानती हूँ नैना मुझसे बहुत नाराज है, बट डोंट वरी मैं उसे मना लूंगी। मैं और मोंटी बहुत जल्द उससे मिलने चंडीगढ़ आएंगे। उसे बताना मत, ये उसके लिए सरप्राइज है। रुचि नैना को कैंसर है, शीतल ने मायूसी भरे स्वर में कहा। रुचिका ने जैसे ही सुना उसके हाथ पैर जम गए। वह न कुछ बोल पाई न अपनी जगह से हिल पाई। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उसने घबराहट भरे स्वर में कहा, ये कैसा मजाक है शीतल, तुम होश में तो हो ना? मैं सच कह रही हूँ रुचि, मुझे और सार्थक को भी यहाँ आकर पता चला कि नैना को कैंसर है। पिछले 2 दिन से नैना हॉस्पिटल में है। शीतल ने उतनी ही मायूसी से कहा। रुचिका ने सुना तो उसे अपने सीने में चुभन का एहसास हुआ। उसकी आंखों के सामने नैना का हंसता मुस्कुराता चेहरा आने लगा और आंखों से आंसू बहने लगे। रुचिका को खामोश देखकर शीतल को लगा फोन में नेटवर्क नहीं है, इसलिए उसने फोन काट दिया। सार्थक और कुकू आइसक्रीम लेकर आ चुके थे। कुकू रुचिका की तरफ न आकर पहले ही साइड चली गई। ये लो तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम। कहते हुए सार्थक की नजर रुचिका के चेहरे पर पड़ी तो उसने कहा, रुचि क्या हुआ तुम्हें, तुम रो क्यों रही हो? रुचिका ने मोंटी को देखा और कहा, नैना। मोंटी हैरान सा रुचिका को देखता रहा और रुचिका रो पड़ी। तो दोस्तों ये था लव इज जिंदगी भाग 33। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ सुनते रहिए लव इज जिंदगी मेरे साथ। बाय बाय।